नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रयोगवादी कवि अज्ञेय। तो प्रयोगवाद और नई कविता, इनके संदर्भ में जो संप्रेषण की समस्या है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और अज्ञेय के काव्य में जो बिंबों की जो विशिष्टता है उसको जान पाएंगे और लंबी कविता के रूप में और अज्ञेय की जो काव्य भाषा है और काव्य शिल्प है उनकी विशेषताओं को आज की क्लास में हम जानेंगे। तो उसकी जो रूपरेखा होगी उसमें हम जो प्रयोगवाद है उसके बारे में जानेंगे और उनकी जो काव्य भाषा है, जो काव्य शिल्प है और प्रमुख जो कविताएं हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें अज्ञेय के काव्य को जब हम पढ़ेंगे या उसके आधुनिक भावबोध को पहचानेंगे तो उसके बाद आपके लिए अज्ञेय को पढ़ना और अज्ञेय के काव्य में रुचि लेना और उनकी जो काव्य की जो भाषा शिल्प है उसकी विशेषता को समझना और आसान हो जाएगा। तो अज्ञेय जैसे आधुनिक कवि के पाठ की एक समस्या यह होती है कि कई बार जो उनकी पुरानी कविताएं हैं उनकी पसंद के आधार पर या आधुनिक छायावादी कवियों की जो जैसे सुमित्रानंदन पंत है, निराला है, महादेवी है, इनकी पसंद के आधार पर अज्ञेय को पढ़ना और समझना पाठक चाहता है। तो अज्ञेय की कविता की यह मांग रहती है कि उन्हें अपने बदले हुए भावबोध और जो बदले हुए शिल्प के आदर्श हैं उनको वो पढ़ने में सहायक होते हैं। तो अज्ञेय जैसा जो व्यक्तित्व है उसी खोज का कवि है या उसी खोज का व्यक्तित्व है, लेकिन व्यक्तिक और निर्व्यक्तिक इनके बीच का जो द्वंद्व है उसको हम आज की क्लास के माध्यम से पहचान पाएंगे, जिसके कारण जो प्रेम की कविता केवल प्रेम की कविता नहीं रह जाती है और प्रकृति की कविता केवल प्रकृति की कविता नहीं रह जाती है। तो अज्ञेय भावुकता से बचते हैं और बौद्धिक अनुभूति के निकट अपनी जो काव्य संवेदना है उसका निरूपण करते हैं। तो इस क्लास में हम एक तो काव्य भाषा की जो विशिष्टता है और शिल्प की विशिष्टता है उसको समझने का प्रयास करेंगे और दूसरे जो काव्य भाषा के जो दूसरे तत्व हैं जिनमें काव्य भाषा सामान्य भाषा से एक भिन्न काव्य भाषा बनती है, जिसमें अलंकार, बिंब, प्रतीक, मिथक इन सभी को मिलाकर के अज्ञेय की कविताओं में हम देख पाएंगे। तो शिल्प के अंतर्गत जो रूपगत समस्याएं हैं वो हमारा विश्लेषण कर पाएगी। तो आज का जो अध्ययन है वो कब सार्थक होगा? जब हम उसको पढ़ने के बाद मैंने इसलिए तो क्यों अज्ञेय भाषा और भाषा में जो शब्द हैं उन पर अधिक बल देते हैं। तो यहाँ भी जो छायावादोत्तर जो कविता है उसके संदर्भ में ये ध्यान रखना आवश्यक है और छायावाद में आने वाले नए काव्य के लिए उन्होंने एक आधार स्तंभ तैयार किया। निराला ने तो कविता की जो मुक्ति की व्यापक संभावना देखी थी, और सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में चित्र भाषा और भाषा में निहित जो संगीत है उस पर बल दिया गया था। तो छायावादी कवि अपनी अनुभूति को महत्व देते रहे और वास्तविकता के भीतर भी एक विशेष भावालोक का निर्माण वह करते रहे। तो प्रगतिशील के कवियों ने सामाजिक संघर्ष को कविता के माध्यम से व्यक्त किया और कला और रूप की अधिक चिंता उन्होंने नहीं की थी। तो अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक की तरह सामने आए और काव्य भाषा और शिल्प की समस्या को उन्होंने प्रयोगशीलता की समस्या के रूप में देखा। तो
संप्रेषण की दृष्टि से प्रयोगवाद और नई कविता, इसमें काव्य भाषा के क्षेत्र में जो समस्याएं देखी गई है उनमें प्रमुख है एक तो बोलचाल की भाषा और सृजनात्मक गद्य, जो सृजनात्मक गद्य है इसकी भाषा और कविता की भाषा, ये समस्याएं उपस्थित हुई थी। तो लंबे समय से ये माना जाता रहा कि एक होती है कविता की भाषा और दूसरी होती है गद्य की भाषा, लेकिन प्रयोगवाद और नई कविता ने यह भेद मिटा दिया था। अज्ञेय भी बोलचाल की भाषा का पक्ष लेते और कविता में ऐसा प्रयोग भी करते हैं, जैसे कि मेरा भाव यंत्र एक मचिया है सूखी घास फूस की, उसमें छिपेगा नहीं ओघड़ तुम्हारा दान। तो ये आज तुम शब्द न दो इस रचना से ली गई है ये पंक्तियां। और औद्योगिक बस्ती से कुछ पंक्तियां। बंदी लीक पर रेले लादे माल, चिहुकती और रंभाती अफराएं डांगर सी, ढिलती चलती जाती है। ये ऐसे उदाहरण अज्ञेय के यहाँ अधिक नहीं है, तो संभव है कि प्रगतिवाद के दबाव से ही इस तरह का जो भाषा का आग्रह है अज्ञेय में उनकी रचनाओं में कहीं कहीं देखा गया है। तो जहां प्रयोगवाद नई कविता के कवि छायावादी काव्य भाषा को तोड़ रहे थे, वहीं बोलचाल की भाषा को काव्य की भाषा का आदर्श मान करके वो संतुष्ट नहीं थे। तो वे काव्य भाषा में नवीनता लाना चाहते थे। तो प्रयोगवाद का जो विद्रोह है वो जड़ हो चुके उपमान हैं, जो प्रतीक हैं और जिनमें नई अभिव्यक्ति असंभव थी, उनका मूल उद्देश्य काव्य भाषा की सृजनात्मकता को अर्जित करना रहा। तो हमारा जो ध्यान है इस बात की ओर जाना चाहिए कि प्रयोगवाद का विद्रोह जड़ हो सके या जड़ हो चुके उपमान प्रतीकों के प्रति था, जिनमें नई अभिव्यक्ति असंभव हुई। और जो आपकी पढ़ी हुई कविता है, कौन सी, कलंगी बाजरे की, जो प्रयोगवाद की बदली हुई काव्य दृष्टि का घोषणा पत्र है, इसमें कवि पुरानी काव्य भाषा की रूढ़ियों को चुनौती देता है और नए अप्रस्तुतों, नए प्रतीकों का औचित्य सिद्ध करता है। तो कवि अपनी प्रेमिका को बाजरे की कलगी कहता है और सांध्य नभ की तारिका नहीं कहता। तो शब्द के भोर की निहार नाही कोई, यह भी नहीं कहता, और टटकी कले चंपे की, यह भी नहीं कहता। तो इस प्रकार से तथाकथित जो कवियों के लिए उचित उपमान थे, उन सबको उन्होंने बहिष्कृत किया और इस नतीजे पर आया कि ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो नई संप्रेषण के लिए नई काव्य भाषा के औचित्य की इस व्याख्या को हमें ध्यान में रखना होगा। उसके बाद जो रूपगत समस्या है प्रयोगवाद की, उसके बारे में हम
पढ़ें तो काव्य भाषा की समस्या भी एक अर्थ में काव्य शिल्प की समस्या या रूपगत समस्या हो सकती है। तो अज्ञेय छंद को काव्य भाषा की आंख कहते हैं। तो रामविलास शर्मा के अनुसार कि काव्य भाषा की जो समस्याएं हैं वो शिल्प की भी समस्याएं हैं। तो प्रगीतात्मक कविता की भाषा और लंबी कविता की जो नाटकीय भाषा है उसमें अंतर तो होता ही है। उसी प्रकार जो नई कविता है उसमें जो नई कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और अज्ञेय, तो इस दौर में जो मूल्यगत जो संक्रमण है या मूल्यों की जो समस्या है, मूल्यों का जो आधार है वो सबसे बड़ी समस्या रही। तो युग के यथार्थ बोध ने काव्यात्मक और अकाव्यात्मकता का भेद मिटा दिया था। अज्ञेय विराट सागर का यथार्थ थे। भाषा शिल्प की चुनौती को सुलझाने के लिए काव्यगत जो प्रयोगशीलता है उसका उन्होंने क्षेत्र विस्तृत किया। तो हम केवल 2 उदाहरण सामने रख करके नई कविता वाले दौर के अज्ञेय की विशेषता हम देखते हैं। एक और तो शुद्ध जीवन चित्र दिखाई देता है जिसमें चाबुक खाए भाग जाता सागर तीरे, मुंह लटकाए मानो धरे लकीर, जमे खारे जागों की रिरायता कुत्ता यह, पूंछ लड़खड़ाती टांगों के बीच दबाए। तो जीवन या कितनी नावों में कितनी बार जो इनकी रचना है उसमें से ये पंक्तियां चित्रित है। दूसरा यह कि एक उलाहना है जिसमें प्रतीकात्मकता केवल छंद नहीं, भाषागत जो विन्यास है उसको प्रभावित करती है कि नहीं 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 मैंने तुम्हें आंखों की ओट किया, पर क्या भुलाने को मैंने अपने दर्द को सहलाया, पर क्या उसे सुलाने को मेरा हर मर्माहित उलाहना साक्षी हुआ कि मैंने अंत तक तुम्हें पुकारा और मैंने तुम्हें बार बार आसीसा, तो यूं नहीं कि मैंने विचोह को कभी भी स्वीकारा, नहीं नहीं नहीं। तो ये जो उनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार, उसके उलाहना से खंड से लिया गया है। तो ये भेद हमें यहाँ करना आवश्यक होगा कि कहाँ अज्ञेय सफल और कहाँ अज्ञेय असफल होते हैं। तो कहाँ उनकी प्रयोगशीलता कविता की ताकत बनती है या उनकी कमजोरी बनती है। तो ये नहीं कह सकते कि स्वयं कवि अपनी भाषा प्रयोग की जो कला है उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट रहा हो, और असंतोष इसी अर्थ में कि महत्वपूर्ण है कि कविता में किसी नई उपलब्धि के लिए कवि को व्यग्र बनाया गया था। अब हम देखते हैं अज्ञेय की जो काव्य भाषा है। तो अज्ञेय के संबंध में हमें ये याद रखना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी काव्य भाषा को विकसित करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया, और भग्नदूत और चिंता इनकी जो कविताएं हैं उनकी दृष्टि से अत्यंत साधारण थी। छायावादी भावुकता का बहुत सतही रूप से जो उनकी सीमा में उन्होंने अपने कृतित्व में उन्होंने लिखा है कि अज्ञेय की सृजनात्मक क्षमता को भाषा और संवेदना दोनों दृष्टियों से समृद्ध किया है। तो जो तार सप्तक के कवि कहे जाते हैं उनमें प्रमुख है अज्ञेय, और तार सप्तक के दूसरे संस्करण में अज्ञेय की इसी स्थापना पर कहा गया कि काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द हैं। तो ध्वनि, लय और छंद इन सभी से संबंधित जो प्रश्न हैं इसी में से निकलते हैं और इसी में मिल जाते हैं। तो इससे आप समझ पाएंगे कि अज्ञेय के लिए काव्य भाषा कवि कर्म का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। काव्य भाषा की सृजनात्मक विशिष्टता असाध्य वीणा में सबसे अधिक प्रकट है। तो प्रियमवद के जो साधे जाने पर वीणा जब झंकृत होती है तो उनकी असाध्य वीणा में
ये चित्रित है उससे जो संगीत रचा जाता है उसका प्रभाव कैसा है कि डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तीरे। तो काव्य भाषा यहाँ गहन रूप से सृजनात्मक बनी हुई है और शब्द तो शब्द, यहाँ तो अज्ञेय से ही शब्द लेकर मौन भी अभिव्यंजनात्मक है। तो अब हम अज्ञेय के जो संवेदनात्मक बिंब के बारे में जानेंगे। संवेदनात्मक बिंब तो सामान्य रूप से बिंब शब्द का प्रयोग जो है वो मूर्तिमता या चित्रात्मकता का संबंधित अर्थ है, लेकिन आज की जो चित्रात्मकता वाली जो अर्थ है वो आज के संदर्भ में गौण हो गया है। यथार्थ बिंब, संश्लिष्ट बिंब, विखंडित बिंब और संवेदनात्मक बिंब, ये 4 प्रकार के बिंब हैं जिनका सौंदर्य के संदर्भ में हम उसको समझ सकते हैं। तो अज्ञेय का जो बिंब विधान है उसमें वर्ण्य स्थिति जो है और उसके बिंब को मिले जुले रूप में हम देख सकते हैं। तो जैसे उनकी पहाड़ी यात्रा का जो बिंब है उसमें कि मेरे घोड़े की टाप चौखटा जड़ती जाती है, आगे के नदी व्योम घाटी पर्वत के आसपास मैं एक चित्र में लिखा गया सा आगे बढ़ता जाता हूँ। और जो समग्र बिंब है उसमें भी ये आंगन के पार द्वार जो उनकी रचना है उसमें दिखाई देता है। उसमें से मेरे छोटे घर कुटीर का दिया तुम्हारे मंदिर के विस्तृत आंगन में सहमा सा रख दिया गया। और जो इनकी कविता है हरी घास पर क्षण भर, उसमें उन्होंने स्मृति बिंब उकेरे हैं जो इस प्रकार है कि क्षण भर अनायास हम याद करें चीड़ों का वन, साथ साथ दुलकी चलते 2 घोड़े, गीली हवा नदी की, फुले नथुने, भर्राई सीटी स्टीमर की, खंडहर ग्रथित अंगुलियां, डाकिये के पैरों की चाप। तो आप यहाँ स्मृति बिंब के बिखरे मुक्त का संयोजन देख पाएंगे, जैसे स्मृति के अवचेतन में कोई एक रील चल रही हो। फिर हम जो बिंब प्रतीक के संबंध में काव्य प्रतीक है उनको समझेंगे। तो प्रत्येक जो प्रतीक है मूल रूप में वह बिंब ही होता है और उसमें अनेकार्थकता संभव होती है। तो विकसित होते होते वही जो प्रतीक चिन्ह है वो एकार्थ लगने लगते हैं। तो बिंब जो होता है वो उपचेतन मन की सृष्टि कहा जा सकता है और प्रतीक चेतन मन की सृष्टि कहा जा सकता है। तो जो प्रतीक परंपरा है उसके निकट जाकर के समाज का जाना पहचाना विचार वह बन सकता है। तो अज्ञेय की कविता में जो नया दृश्य विधान है उसको काव्य भाषा का सृजनात्मक वैशिष्ट्य हम कह सकते हैं। तो जो कलंगी बादरे की कविता है उसमें घिसे पिटे परंपरागत उपमानों की वह हंसी उड़ाते हैं और उन्होंने इसी तर्क में नए अनगढ़ अकाव्यात्मक उपमानों की काव्यगत सार्थकता भी स्पष्ट की है। तो अज्ञेय की जो नक्षिक कविता है उसमें रीतिकालीन नक्षिक जैसा वर्णन दिखाई पड़ता है, पर जो प्रयुक्त उपमा नई है और वो प्रभावशाली भी है। जैसे तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में भी गंध देती है। तो ये जो सादृश्य विधान है उसकी नवीनता की दृष्टि से जो दुर्वाचल एक इनकी रचना है उसमें पार्श्वगिरी का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा। तो हम कह सकते हैं कि अज्ञेय की काव्य भाषा की सृजनात्मकता का रहस्य किसी एक डिवाइस में या किसी एक युक्ति में नहीं है, बल्कि भाषा की जो समूची विधि है उसमें निहित कहा जा सकता है, जिसमें सादृश्य विधान या अलंकार विधान, बिंब प्रतीक इनका जो
प्रभावी रूप से समायोजन किया गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब एक बार आप इस पे गौर करेंगे